दोस्तों, आज हम पेंट का बिज़नेस हम किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारा ये जो पूरी वीडियो होगी वो 10 पॉइंट्स में होगी और ये इस वीडियो को मैं उन लोगों को कंसीडर करके बना रहा हूँ जो कि भी बिल्कुल भी नए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है पेंट के बिज़नेस का, और छोटे और मीडियम लेवल पे जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, पेंट का व्यापार जो करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत हमें 10 पॉइंट्स हमें जो ध्यान में रखना है अपना नया पेंट का बिज़नेस शुरू करने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है हमारा लोकेशन, जो कि लोकेशन किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें लोकेशन का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। लोकेशन का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम सिर्फ लोकेशन के ही पीछे पड़ जाएँ। एकदम प्राइम लोकेशन, महंगी लोकेशन, सारी चीज़ें लें, क्योंकि आजकल जितने भी बिज़नेसेस हैं, मैक्सिमम बिज़नेसेस हैं वो रेंट पे चलते हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्राइम लोकेशन पे अगर आप रेंट पे लेकर के कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसमें, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा-सा आपके लिए शुरुआत से ही आप प्रेशर में इसमें आ जाएँगे। तो प्राइम एकदम लोकेशन, महंगी लोकेशन नहीं ढूँढनी है। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे थोड़ा-सा मेन मार्केट से थोड़ा-सा 400-500 मीटर आगे हट करके कोई लोकेशन हो जिसका रेंट रीज़नेबल हो, क्योंकि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, मैंने पहले कहा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको रेंट पे ही है, जैसे मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% शॉप्स रेंट पे ही होती हैं। अगर रेंट आपको का है, अगर ज़्यादा आ रहा है सिर्फ लोकेशन की वजह से, तो आप थोड़ा-सा आगे जाकर के ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट की बिज़नेस एफएमसीजी कैटेगरी के जैसा नहीं है कि इसमें डेली आदमी खरीद करके ले आ रहा है, जैसे कि दूध, चीनी, चायपत्ती वगैरह अक्सर लोग लेके जाते हैं। एक ही बार आदमी खरीदता है तो बहुत अच्छी ठीक-ठाक ढूँढता है, रिसर्च करता है, तो आप तक वो पहुँच जाएगा। क्यों? क्यों प्राइम लोकेशन के लिए मैं इतना इस तरीके से एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि आपने ये चीज़ अपने व्यक्तिगत अनुभव में खुद ही देखी होगी। बहुत ही बड़े-बड़े प्राइम लोकेशन पे बहुत मेन पॉश एरिया में भी अच्छी खासी दुकानें खुली, लेकिन वो नहीं चली। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गारंटी ही होती है। तो क्या कर सकते हैं कि आप अपने आस-पास देखिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, भले ही अभी शताबादी ना हो, लेकिन प्लॉटिंग वगैरह हो रही हो, तो वहाँ भी आप खोल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ज़मीन है, अंदर भी है बहुत, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर पर्सनल लेवल पे अपना बिज़नेस आप डाल देंगे तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक मैक्सिमम आपको, बहुत लोगों को ऐसा मैंने पर्सनली देखा है, जो 5 साल तक थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं और खुद का शॉप होती है, ज़मीन होती है, तो उसमें ना उनको रेंट देना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से वो बच जाते हैं। तो 5 साल तक वो 4 साल, 5 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद जब वो एरिया डेवलप होता है तो फिर उनकी दुकान की बूम आ जाती है। तो इसलिए लोकेशन को हमें ध्यान में रखना है। आप अपने आस-पास का इस तरीके का एरिया देख सकते हैं जहाँ थोड़ी बहुत चहल-पहल हो और कंस्ट्रक्शन का काम अगर ठीक-ठाक हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा पॉइंट है हमारा एरिया का, कि एरिया के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान लेनी है कि एकदम शोरूम जैसा ले लें खूब बड़ा, क्योंकि पेंट का बिज़नेस है। लोगों को अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये सोचते हैं कि व्हाइट सीमेंट और पीओपी वगैरह रखने के लिए एक अलग से ही शॉप हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, शुरुआत में आप मीडियम और स्मॉल लेवल पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको 15 बाई 20, 15 बाई 15, 12 बाई 20 इस तरीके का एक शॉप काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे, अभी आपको मालूम भी नहीं है कि आपकी सेल किस तरफ जाएगी, बिज़नेस किस तरफ जाने वाला है, आप ओवर स्टॉक कर लेंगे सामान। जिस चीज़ की ज़रूरत, जैसे मिट्टी की ज़रूरत आपकी 50 बोरी में भी चल जानी है, तो आप 500 बोरी स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़े एरिया के चक्कर में आप पड़ें। जितना बड़ा एरिया आप लेते हैं उसका भी आपको रेंट उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप अलग से गोडाउन भी लेते हैं तो उसका भी रेंट आपको अलग से देना पड़ेगा, जो कि शुरुआत में मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी शुरुआत के बिज़नेस अभी आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी समझनी रहेंगी। लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ 6 महीने आप मैक्सिमम शॉप चलाइए, साल भर चलाइए, उसके बाद आपको खुद ही शॉप बता देगी कि अब आपको इसके आगे क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। आप खुद ही साथ में सारी चीज़ें कर लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा कम एरिया होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी कम पूँजी में आपकी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा भरी-भरी लग जाती है, अच्छा खासा इंप्रेशन आता है। क्यों? अगर आप बड़ा एरिया ले लेंगे तो फिर उसको भरने के लिए फिर आपको वो उतना ही ज़्यादा फिर पैसा भी चाहेगा। क्योंकि दुकान अगर खाली रहती है तो आपको भी मालूम है कि कोई भी जो हल्की-फुल्की खाली दुकान है, भले ही उसके पास सारे सामान हो, तो खाली दुकान जो देखने में प्रेजेंस अपीयरेंस आता है, उसमें लोग जाने से थोड़ा-सा कतराते हैं, इंप्रेशन दुकान का अच्छा नहीं पड़ता। तो इसलिए इस मीडियम रेंज की जो शॉप्स हैं, शुरुआत आप उससे करें, बाद में आपकी शॉप आपको खुद बता देगी। लोकेशन हो गई, हमारा शॉप का एरिया भी हो गया। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर अभी फ़िलहाल सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही ज़रूरी है, और टर्नओवर की एक तय सीमा है जिससे कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस स्लैब में आ रहे हैं तो ज़रूर करा लीजिएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी शुरुआत में कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि उसका भी अलग फॉर्मेलिटी होती है। जीएसटी कुछ नहीं, आपको मालूम है क्या है, जीएसटी में कुछ खास नहीं होता। ये आपका आधार पैन कार्ड लेकर के आपकी शॉप पे सर्वे करके, एक अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो शॉप का पेपर लेते हैं, अगर आप रेंट पे शॉप ली है तो रेंट एग्रीमेंट लेकर के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। आपके पैन कार्ड में कुछ और अंक ऐड हो जाते हैं, वही आपका जीएसटी नंबर बना करके वो आपको मिल जाता है। तो अगर आप स्लैब में आ रहे हैं, जीएसटी के टर्नओवर आपको लगता है कि उतना हो जाएगा, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइएगा। अगर नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से अभी शुरुआत में फ़िलहाल बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा सा, क्योंकि अगर सरकार ने इसका छूट दिया है तो उसका भी लाभ उठाना चाहिए। आपको बिज़नेस आपका खुद ही बताएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको आगे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि शुरुआत में भी आपको काम भी थोड़ा बहुत समझना रहेगा, अपनी मार्केट की जो नीड है, क्या है, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको भी समझना रहेगा। तब तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा, बाद में सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो शेल्फ है, रैक है, चेयर है, ये सब काउंटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका साइन बोर्ड है, ये सारी चीज़ें, विजिटिंग कार्ड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको बनवानी पड़ेंगी। शॉप के नाम से स्टैंप है, वो आपको बनवानी पड़ेगी। एक दो स्टैंप बनती है एक प्रोप्राइटर की, प्लस एक पूरे शॉप के नाम के साथ पूरा फुल एड्रेस की, वो दो स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। विजिटिंग कार्ड भी आपके एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। साइन बोर्ड आपको बाहर लगेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो साइन बोर्ड पे भी आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। साथ में वो रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट भी आपकी शॉप में लगा होना, फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि रैक्स वगैरह, शेल्फ वगैरह आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप तमाम जगहों पे देख सकते हैं बहुत सारे ये चीज़ रीयूज्ड मिल जाते हैं। अगर आप रीयूज ले सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप नया बनवाइए। नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पड़ता है कि सारे जो पहले की जो कुछ दुकानें होती हैं वहाँ से आप ये ओलेक्स वगैरह पे या किसी से आप बातचीत करके आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पड़ जाएगी और आपको कोई खास इसमें वही जो पैसा जो बचेगा आप उसको अपने आप इन्वेंट्री जो सामान आप मंगा सकते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारा आता है डीलरशिप, क्योंकि हम पेंट का काम कर रहे हैं तो पेंट के लिए हमें डीलरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। और डीलरशिप कंपनी जैसे एशियन है, नेरोलैक है, बर्जर है, आपका भी बिरला है, एमआरएफ है, बहुत सारे पेंट्स की कंपनियाँ हैं, इन सब की डीलरशिप लेनी पड़ेगी। डीलरशिप लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको सामान सीधे कंपनी से मिलता है। लेकिन अगर आप छोटा व्यापार कर रहे हैं, छोटा पूंजी है, 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए तक लगा के अगर आप शॉप शुरू कर रहे हैं तो आपको डीलरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीलरशिप से सामान लेने में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और अगर आप लेना चाहें, ये एक ऑप्शनल पॉइंट है डीलरशिप की, अगर आप लेना चाहें, अगर आप अलाउ करता है बजट आपका तो, क्योंकि अगर आप डीलरशिप में जाएंगे सीधा तो जो स्कीमें वगैरह होती हैं वो थोड़ा बड़े अमाउंट पे होती हैं। लाख 1.5 लाख रुपए का अगर एक बार में आप बिल कराते हैं तो जाके आपको कुछ चीज़ें सही पड़ेंगी, सस्ती पड़ेंगी, जिसमें आप बेच के कुछ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप 10,000 4 बाल्टी 5 बाल्टी अगर आप मंगाएंगे पेंट के या इस तरीके से, फिर वो आपको महंगा पड़ सकता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने लेवल पर रिसर्च करके कि डीलरशिप आपके लिए सूट करती है कि नहीं करती है। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर पे, वो आता है सप्लायर्स का। सप्लायर्स हमारे कौन होते हैं साथियों, जो अभी तक तो हमने अगर पेंट हमें चाहिए, सामान चाहिए सीधा, पूरा पेंट हो गया, पुट्टी हो गई, ये सब तो हमें पेंट की कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी ब्रश होता है, पत्ती होता है, कन्ना है, सैंड पेपर है, इसके अलावा कलर्स होते हैं जो पाउडर वाले, पीओपी है, और स्टेंसिल वगैरह है, इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें कंपनी से नहीं मिलती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये सारे सप्लायर्स का आपके लोकल एरिया में कौन सप्लाई करता है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह भी है, तारपीन का तेल, ये सब वगैरह कौन सप्लाई करता है, इसका आप थोड़ा सा पहले से नंबर लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप शॉप पे रहेंगे, बार बार आप शॉप छोड़ कर जा नहीं सकते सामान लेने के लिए। ये सप्लायर्स की इतना अच्छा इनसे फ़ायदा होता है कि आप इनको कॉल कर देंगे तो इनका एक डे फिक्स होता है सारे एरिया की तरफ में, वो पर्टिकुलरली उस दिन में आपको अगर आपका अच्छा संबंध है तो आपके एक फ़ोन कॉल पे ही ला करके आपको सारा सामान दे देंगे। आपको मार्केट दुकान छोड़ करके अपनी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सप्लायर्स से अच्छा रिलेशन बनाना, प्लस शॉप शुरू करने से पहले ही उनको अगर आप सर्च कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है सप्लाई के बाद में मशीन में, क्योंकि पेंट का बिज़नेस हम कर रहे हैं। पेंट की चाहे आप डीलरशिप लें कंपनी की, ना लें, ये आपका ऑप्शन है, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पेंट की शॉप डाल रहे हैं तो पेंट की मशीन ज़रूर रखें, किसी भी कंपनी की रखें। क्यों? क्योंकि कलर बनाने का सबका ऑलमोस्ट एक सेम ही तरीके से सारे शेड्स बनते हैं। मशीन रखना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि अब आप स्टेनर के थ्रू, जो स्टेनर आता है 50 ml, 100 ml, 250 ml वाला, वो अब उतना इफेक्टिव नहीं है, लोग उससे उतना ज़्यादा काम नहीं कराते। उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेम्पर में ही तो फिर बेसिक रेंज के जो पेंट होते हैं सिर्फ उसमें करा के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा ऑप्शंस पड़ गए हैं कस्टमर के पास, इतने सारे विकल्प हो गए हैं कलर्स के, तमाम शेड्स कार्ड में लगभग 2,500 शेड्स आते हैं। तो
और उसके बाद नेट पे भी देख करके कस्टमर आपके पास हज़ार पचासों तरह की कलर लेके डिमांड कर सकता है कि हमको ये शेड चाहिए, वो शेड चाहिए, वो शेड चाहिए। अगर आपके पास टिंटिंग मशीन ये पेंट बना कलर बनाने की मशीन अगर आपके पास नहीं रहेगी तो फिर आपको कस्टमर का लॉस हो सकता है। इसमें आपका बिजनेस हैम्पर होने की संभावना रहती है। इसलिए आप डीलरशिप लें ना लें, लेकिन कलर पेंट की मशीन आप ज़रूर अपनी शॉप पे रखें। इससे आपको बिज़नेस आपका जो कस्टमर आपसे लौटने नहीं पाएगा, प्लस आप उसको अच्छे से कैटर कर पाएंगे और आपकी शॉप की इमेज भी अच्छी बनेगी। क्योंकि बिना पेंट मशीन के पेंट की शॉप इमेजिन करना इस वर्तमान समय में थोड़ा सा मुश्किल है। अब साथियों, हमारा 8वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटर्स के बारे में। पेंटर और जो कारीगर होते हैं इसके पीओपी वगैरह के, सबसे मेन तो पेंटर्स हैं। इनको आप जब आप अगर आप शॉप शुरू करना चाहें तो उससे जिस टाइम में आपका शॉप की प्रोसेस चल रही हो, जिस टाइम आप अपना सारा बोर्ड वगैरह या रैक वगैरह आप लगा रहे हैं, उसी टाइम से आप पेंटर्स को सर्च करना शुरू कर दें। आसपास के लोकल पेंटरों को या पुरानी दुकानों पे जो आप जाएंगे, आपके एरिया की जो पहले की शॉप्स होंगी, वहाँ भी जा करके आप कुछ पेंटर्स के नंबर लेकर के उनसे शुरुआत में भी बात करना शुरू कर दें। क्योंकि शुरुआत में आपकी शॉप नहीं रहेगी, उतने लोगों को मालूमात नहीं रहेगी, लेकिन पेंटर के पास काम लगातार आता रहता है। तो वो अगर उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, उनसे आपको कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो आपको ज़रूर वो कस्टमर ला करके शुरुआत में आपके लिए वो समझ लें एक तरीके से सेल्समैन का ही काम करेंगे। तो पेंटर्स का नंबर रखना बहुत ज़रूरी है और उनको थोड़ा बहुत कैटर करना और उनको पैम्पर करना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो आपको बार बार लाके नए नए कस्टमर्स आपकी शॉप को दिखाते रहें, प्लस आपके यहाँ से सामान निरंतर परचेज़ करवाते रहें, जिससे आपका बिज़नेस अच्छे से रन कर सकेगा। तो पेंटर्स का रोल पेंटिंग इन शॉप बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा 9वें नंबर पे आता है कि एक्सेसरीज़ वगैरह। तो एक्सेसरीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ करवाएं अपनी शॉप के अंदर, कुछ ना करवाएं, डेकोरेशन वगैरह कुछ कराएं ना कराएं, लेकिन सीसीटीवी ज़रूर लगा लें। ज़्यादा नहीं, 2 सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। एक शॉप के एंट्रेंस में अंदर ही लगाएं इस तरीके से कि मतलब दिखे कि क्लियरली कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्लस दूसरा कैश काउंटर के जस्ट ऊपर जहाँ से आप कैश ले रहे हैं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कस्टमर कहता है कि नहीं हमने दिया रहता है, कोई 200 का कन्फ्यूजन में बोल देता है कि नहीं हमने 500 दिया था, तो या इस हमने दिया था पैसा, वो कहेगा कि आप कहेंगे कि नहीं उसने पैसा नहीं भी दिया होगा, फिर वो कहेगा कि नहीं हमने दिया था, भूल जाते हैं कभी कभी लोग। तो उसमें क्या सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंस करने वाली है। और मार्केट वगैरह में जानते ही हैं थोड़ा सा चोरी वगैरह का भी रिस्क रहता है, तो साला की सीसीटीवी के बाद भी चोरी कर लेते हैं, लेकिन अगर सीसीटीवी लगी रहती है थोड़ा सा चोरी दुकान बंद करके जाने के बाद आप थोड़ा सा सेफ्टी का भी इसमें वो रहता है। लेकिन सीसीटीवी बहुत ज़रूरी है, भले ही रात के आप लेकिन जब तक आप बिज़नेस डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ में, उस टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी कि कौन शॉप में आया, कौन क्या किस वक्त किससे मैंने कैसे डील किया, किसने कितना पैसा दिया, उस तरीके से आपकी सारी चीज़ें उसकी ज़रूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी। 10वां और आखिरी पॉइंट है साथियों ये कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कस्टमर आएगा बोलेगा, जैसे और शॉप्स पे होता है कि हमको 1 पैकेट ये दे दो, 2 पैकेट वो दे दो। बहुत सारी चीज़ अगर वो घर पूरा पेंट करा रहा है तो आपसे वो पुट्टी किस कंपनी कैसी होती है, किस तरीके की होती है, क्या फ़ायदा होता है, कितनी कवरेज होती है, ये जानना चाहेगा। ये जानकारी होनी चाहिए आपको, अच्छे से उसको आप ब्रीफ कर सकें। प्लस साथ में पेंट्स की भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, वाटरप्रूफ की, शीन की, मैट की, कौन सा शेड किस तरीके पे कैसे बनेगा, कितने कोट होते हैं, लाइट कोट में कितना, लाइट शेड में कितना कोट जाता है, डार्क शेड में कितना कोट जाता है। प्लस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि लोग आजकल गूगल और नेट पे देख करके आते हैं, और नेट पे आजकल बहुत ही एडवांस चीज़ें सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आपके पास ना इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, भले ही कस्टमर उससे सारी चीज़ें ना कराए, लेकिन अगर आप उसको जो चीज़ आपके पास है उसको बताने के लिए भी आपके पास उस चीज़ की दूसरी भी चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि आप कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि नहीं ये आप कराएं ज़्यादा सही पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए खाली टाइम जब भी रहे, जब भी आप अपनी शॉप के रिसर्च कर रहे हो खोलने में, तो प्रोडक्ट नॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। पॉलिश की आइटम है और वाटर प्रूफिंग के आइटम है, ये सारे आइटम के भी आपको, क्योंकि पेंट की शॉप में सिर्फ पेंट नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें और हमें रखनी पड़ती है। वाटर प्रूफिंग का हो गया आपको, उसके बाद ये क्राउड्स कलर वगैरह तो टाइल्स और मार्बल जो स्टिक चिपकाने के काम आता है, वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास एक अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर कुछ भी लेने आ रहा है, अगर बड़े बजट का कस्टमर है जो पूरा घर पेंट कराना चाह रहा है, तो कम से कम वो ऐसे तो आएगा नहीं एक बार में सारी चीज़ें बोल दी भी हमको ये दे दो हम लेके जा रहे हैं। आपको कुछ उसको कन्विंस करना पड़ेगा। उसको कन्विंस करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 10 पॉइंटों में साथियों हमने आज बात करी पेंट का बिजनेस आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं।